हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि जुलाई महीने का है और इसके अंदर हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो इस महीने के चर्चित व्यक्ति हैं उनके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पद्मश्री से रिलेटेड। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है सो देखिए कि बिहार के 7 व्यक्तियों को 7 लोगों को, ठीक है, 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है और जो सबसे फेमस नाम है वो है आपको HC वर्मा का, जो कि साइंस के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। इनके अलावा सुजय RK गुहा, विमल कुमार जैन, मिस शानी जैन, शांति राय, श्याम सुंदर शर्मा, रामजी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सारे व्यक्ति भी हैं जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है वो देखते हैं हम लोग। वो दूसरा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है आपको मंजूषा पेंटिंग से। तो देखिए ये मंजूषा पेंटिंग क्या है सो समझते हैं कि ये मंजूषा जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के लिए एक युवा कलाकार हैं सोमा राय। ठीक है, इन सोमा राय को ये मंजूषा पेंटिंग के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो क्या है इसके अंदर सो समझते हैं कि ये जो मंजूषा पेंटिंग होती है, ये मंजूषा पेंटिंग में बेसिकली बिहार का जो भागलपुर का जो एरिया है, याद रखिएगा आप लोग, भागलपुर का जो एरिया है इस एरिया में ये काफ़ी प्रसिद्ध है मंजूषा पेंटिंग। और इसमें मुख्यतः सांप की और ज्यामितीय आकृतियों की जो है ना संरचनाएं बनाई जाती है। किन किन चीज़ों की याद रखना आपको, सांप की और ज्यामितीय आकृतियों की संरचना जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो थर्ड टॉपिक बोलता है डायना पुरस्कार से रिलेटेड है। तो ये जो सिद्धांत सारंग हैं, इन सिद्धांत सारंग को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है सो याद रखिएगा, समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए, स्वैच्छिक और निस्वार्थ कार्य के लिए इन्हें ये डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो सिद्धांत सारंग है ये काफ़ी कम उम्र के हैं, 18 साल के हैं और इन्होंने अपने प्रयासों से, सामाजिक कार्यों से, मानवीय दृष्टिकोण से के लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सिद्धांत, तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, सिद्धांत सारंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको बोल रहा है किसके बारे में, तो रामनाथ गोयनका अवार्ड के बारे में। ठीक है, रामनाथ गोयनका अवार्ड के बारे में। तो देखिए ये जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है ये सबसे पहले समझिए कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब से दिया जा रहा है, तो 2006 से दिया जा रहा है, याद रखेंगे आप लोग। और यह जो है किनके नाम पर स्टार्ट किया गया है, तो नाम पर स्टार्ट किया गया है रामनाथ गोयनका के नाम पर ही ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इन्होंने 1932 में इंडियन एक्सप्रेस को जो है लॉन्च किया था। कुछ और बातें, तो इसमें पुरस्कार जो दिया गया है वो रिसेंटली किसको दिया गया सो देखते हैं हम लोग। तो रिसेंटली जो बिहार के सादाब, याद रखिएगा नाम, सादाब आजमी हैं। क्या नाम है, सादाब अहमद हैं। इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सादाब अहमद जी को। ऐसा नहीं है कि ये प्रथम व्यक्ति हैं, इनसे पहले भी कई सारे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है जो कि बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे रवीश कुमार को, कुलदीप नायर को, मुजमिल जलील को, इन सभी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा गेट जो एग्ज़ाम होता है, जो कि इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट, ये इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें NIT पटना के अंतिम वर्ग के छात्र हैं आभास राय। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, आभास राय। इनको क्या मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है। ठीक है, और क्योंकि ये कई सारे सेक्टर्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कौन सी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनको फर्स्ट स्थान मिला है। तो ये टॉपिक काफ़ी आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको विद्यापति से रिलेटेड। तो देखिए ये विद्यापति आपको पता होगा कि ये जो हैं आपको 15वीं शताब्दी में ये मैथिल कवि हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आपको बिहार के क्षेत्रों में जाएंगे तो ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं।
इन्होंने अपनी रचनाएं कई भाषाओं में लिखी हैं, जैसे कि मैथिली में, संस्कृत में, इन सारी भाषाओं में इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये कई सारे राजाओं जैसे कि राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के काल के में थे, और इन्होंने कई जो गीत लिखे हैं वो किस किस क्षेत्र में लिखे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्होंने प्रेम गीत लिखा है राधा और कृष्ण का, भगवती गीत काफ़ी फेमस है इनका, और शिव गीत, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। और मिथिला के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये सारी चीज़ याद रखिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं तो वो देखिएगा, सावर वासरा इनका जो एक रचना है, दुर्गा भक्त रंगिनी है, पद्मावली है। तो ये सारी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं और नैतिक शिक्षा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। तो इनके बारे में आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको केबीसी से कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड। तो बिहार के हैं सनोज राय। ठीक है, उन्होंने केबीसी का जो सीजन 11वां है इसके पहले करोड़पति बने हैं। ये यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं और इन्होंने राज्य को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति हैं इस सीज़न के जिन्होंने ये 1 करोड़ की जो प्राइज़ है वो जीती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेफ्टिनेंट शिवांगी से रिलेटेड, जो कि महिला नौसेना में प्रथम महिला पायलट बनी है। याद रखिएगा, प्रथम महिला पायलट बनी है भारतीय नौसेना में। ठीक है, भारतीय नौसेना में प्रथम महिला पायलट बनी है। ठीक है, इनका नाम क्या है तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी, और बिहार के मुजफ्फरपुर से ये रिलेटेड हैं। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि स्विमिंग प्रतियोगिता से रिलेटेड है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 10th नंबर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या बोल रहा है, ये टॉपिक क्या बोल रहा है सो देखिए कि पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। ठीक है, जो कि माउंट अकांकागुआ, आपको पता होगा अकांकागुआ कहाँ साउथ अमेरिका में है, तो वहाँ पर पहुँचने वाली भारतीय सोलो पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, पहली हैं ये। इनका जो नाम है वो नाम है मिताली प्रसाद। याद रखिएगा नाम इनका नाम क्या है, मिताली प्रसाद। ठीक है, ये नालंदा ज़िले से रिलेटेड हैं और इससे पहले भी वो कई जगहों पे पहुंच चुकी हैं। तो वो अफ्रीका की जो किलिमंजारो है वहाँ पर भी उन्होंने तिरंगा लहराया था, और इसके बाद वो यहाँ के लिए ये अकांकागुआ पर भी वो पहुँची हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बीना देवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बीना देवी। ये बीना देवी किस चीज़ से रिलेटेड है सो देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मशरूम महिला इनको कहा जाता है। ठीक है, मशरूम की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और इन्होंने सिर्फ स्वयं को ही नहीं कई सारी महिलाओं को भी इस मशरूम की खेती के ज़रिए सशक्त बनाया है। तो इनको अभी शक्ति पुरस्कार, याद रखिएगा पुरस्कार का क्या नाम है, शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नाम है इनका वीना देवी। ठीक है, शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसमें क्या है कि इन पर अभी आपने हाल में सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी महिलाओं को अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको संभालने के लिए दिया था। तो उन 7 महिलाओं में से एक महिला ये भी थी, बिहार की बेटी हैं ये बीना देवी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई सारी महिलाओं को सशक्त बनाया है, और बिस्तर के नीचे मशरूम उगाने का इन्होंने जो है वो नए मेथड से ये खेती जो है शुरू की है। ठीक है, चलते आगे और बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, काफ़ी सारे योगदान दिया था। और ये जो हैं आपको इनका जो जन्म हुआ था वो सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। तो इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, क्योंकि बिहार से रिलेटेड हैं तो जो कि हमको जानना जरूरी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले, ठीक है, 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है,
दूसरा जो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो ये है कि इन्होंने कई सारे गठन स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था और कई सारे कार्य भी किए थे। तो 1908 में बिहार छात्र सम्मेलन का इन्होंने गठन किया था, याद रखिएगा 1908 में बिहार छात्र सम्मेलन का गठन। डायरेक्टली ये हिस्ट्री में आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू उन्होंने कई सारे नेताओं को बिहार में दिया, जैसे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए। तो इन सारे नेताओं को भी उन्होंने ये इसी सम्मेलन के थ्रू जो है वो गैदर किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स जो है इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपको अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे, ठीक है। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों के प्रोफेसर थे। एंड ये जो प्रोफेसर जो स्टार्ट किए थे वो कहाँ पे इन्होंने अपना जो कार्य स्टार्ट किया था वो कहाँ पे किया था, तो मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में इन्होंने स्टार्ट किया था और यहाँ पर वे अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में प्रस्थापित थे, ठीक है। और बाद में इसके वो प्राचार्य भी बनते हैं, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानूनी डिग्री हासिल करने के लिए अपनी नौकरी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इनके बारे में वो है कि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी क्या किया, बाद में छोड़ दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की, पढ़ाई भी उन्होंने छोड़ दिया था। चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और पूरे जीवन को उन्होंने अपने पूर्ण जीवन को जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खुद को क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था, ठीक है। तो बिहार में क्या क्या चीज़ है इनसे रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पटना में राजेंद्र स्मृति संगठन जो है वो इनको ही समर्पित है ना। और एक जीवनी संग्रहालय के रूप में है यहाँ पे पूरे तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स आपको जान लेना चाहिए था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है योजनाओं से संबंधित कि कौन कौन सी योजनाएं हैं बिहार में, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो योजनाएं हैं आपको बांका उन्नयन परियोजना, काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है बांका उन्नयन परियोजना। आपको ये पता होगा कि अभी जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इस दौर में शिक्षा का भी डिजिटलीकरण हो रहा है और जितने भी छात्र हैं वो डिजिटल माध्यमों से ही पढ़ रहे हैं। तो बांका उन्नयन परियोजना भी इसी से संबंधित है और इसके थ्रू क्या हुआ है कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो इसी परियोजना के साथ क्या हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स को जोड़े गए हैं जिससे कि ये माध्यम और बेहतर बनाया जा सके। तो बेहतर आकलन के लिए संदेह का कैसे समाधान किया जाए, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड, इंटरेक्टिव मेथड्स जो है ना, ये सारा चीज़ जो है ना इस मीडियम के थ्रू लाया गया है, ठीक है। यह परियोजना जो है वो किसकी परियोजना है, तो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप परियोजना है और यह उन्नयन भारत अभियान, याद रखिएगा इस अभियान का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्नयन भारत अभियान के द्वारा शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश के अन्य गांवों में भी बांका उन्नयन परियोजना लागू करना और सरकारी स्कूलों को भी ऑनलाइन माध्यमों से सशक्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो परियोजना है, इस परियोजना का नाम है नीर निर्मल परियोजना। क्या नाम है परियोजना का, नीर निर्मल परियोजना, याद रखिएगा। ये इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। क्या है, सुरक्षित पेयजल, ठीक है। क्योंकि कई सारी जो बीमारियां होती हैं उसका जो सबसे प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण क्या है, तो पेयजल का, सुरक्षित पेयजल का ना होना, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है सो समझिएगा कि परियोजना का जो ये स्टार्ट है इसे किसके द्वारा किया गया है, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इसको जो है ना कई चरणों में इस कार्यक्रम को क्या किया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा। कई चरणों में इस कार्यक्रम को लगाया जाएगा। तो यह जो परियोजना है ये कहाँ कहाँ शुरू की गई सो देख लेते एक बार। तो यह परियोजना बिहार के साथ साथ यूपी, असम और झारखंड में भी इसकी शुरुआत की गई है। इस परियोजना के तहत दूषित पानी को सुरक्षित पेयजल में भी क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है।
इस परियोजना के अधिकारियों का दावा है कि इस परियोजना के तहत प्रतिदिन याद रखिएगा 70 लीटर पानी जो है उपलब्ध किया जाएगा। जो दूषित पानी है उससे प्रतिदिन इतना पानी जो है प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, तो जिससे क्या है कि जल संरक्षण भी किया जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है जन जीवन हरियाली अभियान। क्या नाम है? जन जीवन हरियाली अभियान। तो ये अभियान के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है ना, इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 9 अगस्त को शुरुआत की गई थी। और ये जो दिवस है इसको बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इस सीएम के निर्देशों के अनुसार JJH अभियान, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, तो जन जीवन हरियाली अभियान, इसके बारे में कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इस अभियान को बिहार में लागू करने के लिए इतने पैसे, ठीक है, 24,524 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आवंटित की जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछते हैं राशि से रिलेटेड, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कितना है ये? 24,524 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की जाएगी। ठीक है, और इसको जो है ना एक बार में नहीं दिया जाएगा, इसको विभिन्न ईयर में, डिफरेंट ईयर्स में जो है ना, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग साल में दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो अवधि है वो 3 साल रखी गई है टारगेट, और इसमें सैटेलाइट मैपिंग जैसे टेक्निक्स का यूज किया जाएगा जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, और इस मिशन को प्रत्येक जिले में उसका जो नेतृत्व करेंगे वो एक IAS अधिकारी करेंगे जो कि इस अभियान के CEO के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसे पेशेवरों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा और विकास मिशन द्वारा समग्र निगरानी के तहत इसका कार्य किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय जो इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता जो है ना संसदीय कार्य मंत्री करेंगे, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं बिहार के अंदर, है ना। ओके, देखिए, आहार और पाइन, ये आप लोग को पता होगा कि तालाब, आहार और पाइन जो है ये सारे क्या हैं? ये सारे एक मेथड हैं जिससे कि सिंचाई वगैरह की जा सकती है, तो इसकी भी पहचान की जाएगी। मतलब एक तरीके से ये समग्र परियोजना है जिसमें कि इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित एक समग्र परियोजना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर शुरू बढ़ते हैं। तो बिहार सरकार के स्कूलों में दीक्षा के माध्यम से जल्द ही पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल करने की शुरुआत की गई है। तो ये जो है ना एक ऑनलाइन दीक्षा समारोह के थ्रू क्या कह रहा है कि जितने भी बिहार के स्कूल्स में जो भी पाठ्य पुस्तक हैं उनको डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, और यह प्लेटफॉर्म जो होगा, जो कि जिससे कि छात्रों को और मतलब छात्रों को जो है ना इस तरीके से सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि छात्रों को पढ़ने में आसानी हो, विभिन्न अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसके अंदर किया गया है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो अभिभावक होंगे वो भी कक्षा की गतिविधियों का अवलोकन कर सकेंगे और स्कूल के समय के बाद भी संदेह को जो है ना वो भी क्या कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। नेक्स्ट अब कला संस्कृति से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 52 बूटी साड़ी। ठीक है, ये नालंदा की है, याद रख लीजिएगा आप लोग मित्रों, ये नालंदा की है 52 बूटी साड़ी। और ये संयुक्त राष्ट्र में एक अभियान, संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक ये प्रोग्राम होने वाला है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो आइए डिटेल्स में इसको जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात है कि ये है कहाँ का? तो नालंदा में का है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र में भारतीय हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, और यहाँ पर UN के अंदर यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस के अंदर इनको जो है ना भेजा जाएगा। ठीक है, ये कपड़ा मंत्रालय ने इसको प्रतियोगिता में भेजने का निर्णय लिया है। तो ये एक पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये है बिहार में सूजनी कला से रिलेटेड, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सूजनी कला।
ठीक है। सुजनी कला को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सुजनी कला को किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो कैसे क्या है इसके अंदर, सो देख लेते हैं एक बार। तो यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस 2019, जिसे सील पुरस्कार भी कहा जाता है, इसने सुजनी कला को जो है ना क्या दिया है, ये पुरस्कार दिया है। सुजनी जो है बिहार की एक कला है जो कि बेसिकली कढ़ाई से संबंधित है। इसमें कई सारे ये कपड़ों के ऊपर कढ़ाई की जाती है ना। इसमें क्या किया, ये प्राचीन काल से भारत में बिहार में चलता है। कई सारे अलग अलग रंग के कपड़े को मिला दिया जाता था और नवजात शिशु के लिए, याद रखिएगा, नवजात शिशु के लिए एक छोटी सी रजाई बनाने के लिए डिजाइन में इसको कवर भी किया जाता था। इसमें कभी कभी देवी देवताओं की सुंदर कढ़ाई भी की जाती थी और दीवार पर इसको सजाया जाता था, ठीक है। और ये धीरे धीरे जो है बाज़ार की मांग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, बाज़ार से के जो कंपटीशंस हैं, डिमांड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने अन्य कपड़ों के ऊपर भी सेम पैटर्न बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये था आपको सुजनी कला से रिलेटेड। और ये भी जान लीजिए कि यहाँ से यह राजस्थान तक फैल गया है और राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी इस कढ़ाई का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो वो है आपका IIM बोधगया। तो ये IIM बोधगया जो है ये अभी 16वां संस्थान होगा, जो कि 2015 में स्थापित किया गया था और 2020 तक इसको जो है ना एक रूप देने की घोषणा जो है की गई है। थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं कि यह जो ये आपको परिसर होगा, यह बुद्धिस्ट विचारधाराओं से संबंधित होगा, उससे वो प्रेरणा लेने वाला होगा, ठीक है। और यह जो आपको पता ही होगा कि यह जो IIM है यह प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 73 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे फैक्ट्स भी पूछते हैं BPSC, तो आप इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। अब बिहार से रिलेटेड जो भी GI टैग्स हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है मगही पान, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा जो है जर्दालू आम, ये जर्दालू आम भी बिहार का GI टैग है, याद रखेंगे इसको, है ना। भागलपुर का है बेसिकली। मगही पान आपको मगही क्षेत्रों का, यानी कि इसमें मुख्यतः गया, औरंगाबाद, नालंदा जिलों को के अंदर जो है ना इसकी खेती की जाती है, मगही पान की। नेक्स्ट जो क्षेत्र है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको कतरनी चावल से रिलेटेड। तो ये कतरनी चावल भी बिहार के अंदर है। इसकी खुशबू के लिए एक अलग तरीके का स्वाद है और विशिष्ट खुशबू के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यह भी बिहार में भागलपुर और बांका जिला में उगाया जाता है और जो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं उनके अनुसार यह क्षेत्र जो है ना इस टाइप के खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो है हमारा GI टैग है वो रिलेटेड है आपको शाही लीची से। तो यह मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली में, समस्तीपुर में, चंपारण में, बेगूसराय ज़िले में भी ये जो है ना ऐसी जलवायु है जो कि लीची के उत्पादन को, क्या शाही लीची के उत्पादन को काफ़ी बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथिली पाग। देखिए ये मैथिली पाग जो है ना मिथिला के, बिहार का जो मिथिला का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, एक प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाता है। तो मिथिलांचल के क्षेत्र जो है ना ये इसके द्वारा ये पहना जाता है और अभी हाल ही में इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा इसको देखने को मिला है। कई जगहों पे हम लोग इसे विभिन्न लोगों द्वारा इसे प्रोत्साहित करते हुए आप देखे जा सकते हैं। हाल ही में इसे मैकमिलन शब्द को जो है डिक्शनरी है उसके अंदर भी इस पाग शब्द को जो है ना वो एक जगह दी गई है, ठीक है। और यह जो बेसिकली होता है कि एक स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है और संस्कृति का भी प्रतीक होता है कि यह उस क्षेत्र की संस्कृति को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये बोल रहा है कि बिहार के अंदर जो बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग है, इन्होंने पटना के अंदर जो है ना एक ग्रीन बेल्ट विकसित किया है। ये जो ग्रीन बेल्ट होगा ये कहाँ से कितना किलोमीटर लंबा होगा, तो याद रखिएगा 6.3 किलोमीटर लंबा होगा,
ठीक है। और जिसमें जो ये सर्विस लेन और मुख्य सड़क के बीच जो है ना ये 4.2 किलोमीटर का होगा, और शेष जो होगा, जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, एलिवेटेड होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सर्विस लेन और मुख्य सड़क जो होगा 4.2 किलोमीटर, और शेष जो होगा ना वो क्या होगा, एलिवेटेड रोड। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो आर ब्लॉक और दीघा, ठीक है, पटना के अंदर है, इन दोनों के बीच इसको क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि एक उल्का पिंड आपने देखा होगा कि मधुबनी में गिरा था। तो ये जो उल्का पिंड है इसको बिहार संग्रहालय में रखा गया है। ये जो उल्का पिंड गिरा था ये मधुबनी के लुकही ब्लॉक में पाया गया था। ठीक है, और 22 जुलाई के दिन। तो यह जो है एक आकाशीय वस्तु, एक उल्का पिंड है जिसका वजन जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोग्राम है ना। और इसके अंदर जो है ये चुंबकीय गुण है, तो इसलिए इसको संग्रहालय में लाया गया है, रखा गया है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर जो है ना टाइगर की जनसंख्या में क्या हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, जानते ही हैं आप लोग। और इसमें टाइगर की संख्या में 23 टाइगर जो है उसकी वृद्धि हुई है। पहले इसमें जो है ना 8 ही बाघ थे, अब ये काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी जो है इसके अंदर आपको पता होगा कि भारत में जो है टाइगर के संरक्षण के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो उसी एक जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट टाइगर, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के कारण जो है ना भारत में कई सारे क्षेत्रों में बाघों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये भी जो अपना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ भी बाघों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि बिहार का पहला जो पक्षी संरक्षण रिजर्व है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो पक्षी संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पे है, तो गोगाविल झील में है। ठीक है, और यह जो झील है कैसा झील है, तो देखिए ये जो झील है ये कैसा झील है, गोखुर झील है ना, गोखुर झील है। मतलब कि ये गोखुर झील जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ये वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है और इसके बगल में ये अलग से झील बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है गोखुर झील। तो गोगाविल झील जो है वो क्या है, एक गोखुर झील है, और गोखुर झील के साथ साथ एक वेटलैंड भी है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आर्द्र भूमि जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा एक वहाँ पर क्या होता है कि पानी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहता है, तो वो आर्द्र भूमि भी हो जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये अवस्थित कहाँ है गोगाविल झील। गोगाविल झील तो ये बिहार के कटिहार ज़िले में अवस्थित है, और यह एक पर्यटन स्थल में से भी एक है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पर्यटन के लिए जाते हैं। इसे पक्षी स्वर्ग के रूप में काफ़ी फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, इसे बिहार का पक्षी स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। और यही कारण है कि 90 से अधिक प्रजातियों के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। लगभग 300 प्रवासी पक्षी जो है ना मानसून और सर्दियों के मौसम में कहाँ से उड़ कर आते हैं। देखिए कैस्पियन सागर है काफ़ी दूर, साइबेरिया क्षेत्र से, रशिया के क्षेत्र से उड़कर वो आते हैं और यहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, तो बरसात के मौसम में अब थोड़ा सा और क्या है सो जान लेते हैं इनके बारे में कि कौन कौन से पक्षी वगैरह आते हैं। तो देखिए ये जैसे कि यूरेशियन स्नोबिल हैं, ठीक है, इंडियन स्पॉट विल्ड बत्तख है, ये सारे जो पक्षी हैं वो गोगाविल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोखुर झील है, तो ये इसका निर्माण जो है उत्तर में महानंदा, केनकेर और गंगा नदियों के प्रवाह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कटिहार के अंदर है सो तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ बातें जो थी वो हमने अभी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जश्न ए जैविक। तो ये जश्न जैविक क्या है सो समझ लेते हैं। ये जो जैविक खेती है, अब जैविक खेती आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह उसका यूज नहीं किया जाता है। तो जैविक खेती का जश्न मनाने के लिए ना बिहार के केडिया गांव में, जमुई में है, यहाँ पर जो है ना जैविक जश्न ए जैविक प्रोग्राम का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, और
इसमें जो है ये जो है ये ग्रीन पीस इंडिया के मार्गदर्शन में, ये याद रखिएगा, इसके मार्गदर्शन में केडिया के किसानों में जो है ना 100% जैविक खेती की है, 100%, ध्यान रखिएगा। मतलब वहाँ पे पहले आपको ये भी याद होगा कि प्रथम जो है जैविक स्टेट किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सिक्किम को, सिक्किम को कहा जाता है। प्रथम जैविक स्टेट किसको कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। तो उसी तरीके से ये गांव है, गांव का नाम याद रखिएगा, गांव का क्या नाम है, केडिया गांव, ठीक है। क्या नाम है गांव का, केडिया गांव है, और है कहाँ पे ये, तो जमुई ज़िला में। और ठीक है, ये पूरे तरीके से यहाँ पर जो है ना वो खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, तो ये जैविक खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन है ना यहाँ बिहार में बनाया जा रहा है। तो ये क्या होता है बेसिकली, बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या होता है, तो पक्षी जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनको देखना, उनकी निगरानी करना कि उनको कोई शिकारी वगैरह तो मार कर नहीं ले जा रहे हैं, और उनके ऊपर शोध करना, ये जो है ना ये इसके लिए बिहार में इसे बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्टार्ट किया जा रहा है। ये इससे पहले तमिलनाडु में, राजस्थान में और उड़ीसा में, ये 3 राज्यों में ये स्टार्ट किया जा चुका है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। बिहार जो है वो चौथा राज्य है, ठीक है। और ये जो है ना कौन से क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह बर्ड रिंगिंग सेंटर जो है भागलपुर में जो है इसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वह प्रवासी पक्षियों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बिहार में नो प्लास्टिक जोन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह बिहार का पहला नो प्लास्टिक जोन बनाया जा रहा है ना। और यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो सो देख लीजिए। तो इसको बनाया जा रहा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, जिसमें यह किया जाएगा कि जो कर्मचारी लोग हैं वो प्लास्टिक के उपयोग की जो आदत है उसे बदलेंगे, साथ ही उन्हें पुनः प्रयोज्य उत्पाद यानी कि पुनः उसका उपयोग करने वाले जैसा बनाने का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसी आदतें विकसित की हैं जिससे कि लोग उसको फिर से फॉलो कर सकें। तो इन कर्मचारियों ने कुछ स्टील लंच, पानी की बोतलें, उनको जो है ना एक साथ थोक में खरीदा, या इस तरीके से कि उसका फिर से पुनः प्रयोग जो है ना वो किया जा सके, या फिर उसका प्रयोग को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका दूसरा बाघ अभयारण्य, ठीक है। तो ये जो है ना कहाँ पे, तो कैमूर में प्रस्तावित किया गया, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा बाघ अभयारण्य कहाँ पे प्रस्तावित किया गया है, तो कैमूर में प्रस्तावित किया गया है। और आपको पता होगा कि इससे पहले जो बाघ से रिलेटेड जो है वो कहाँ पे था, तो हमने पढ़ा था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो यह जो है सबसे पहली बार 2018 में कैमूर के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ताकि आसपास के क्षेत्रों में बाघों के अस्तित्व का भी क्या कर सके, पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि देख लेते हैं। तो ये रग्बी टीम है, तो ये फैक्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा खुद से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जो है नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सत्तूज। तो देखिए सत्तू जो है वो बिहार का एक महत्वपूर्ण भोजन है, और बिहारवासी जो हैं वो सत्तू को कई तरह से खाते हैं, जैसे कि लिट्टी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो इसके लिए इसको वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, क्या बनाने के लिए, वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए सत्तूज की स्थापना की गई है ना, जिससे कि सत्तू को एक वैश्विक ब्रांड के तौर पे इसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, ठीक है। तो यह इसके लिए जो है ना सत्तूज को के लिए जो है ना 3 फ्लेवर्स में उपयोग किया जाएगा। 3-4 वर्षों के शोध के बाद जो है ना एक ब्रांड के रूप में आया है, जो कि 3 फ्लेवर्स में तैयार किया गया। कौन कौन सा है, तो जलजीरा है, मिठाई है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार का एक स्टार्टअप है जिसे देहात कहा जाता है। ये स्टार्टअप ने क्या किया है कि फंडिंग से काफ़ी सारे पैसे जुटाए हैं, 12 मिलियन
तो ये जो है IITians और IIM के जो एलुमनीज हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है 2012 में। ये बेसिकली जो है किसानों को जो कई सारी उन्नत तकनीक हैं उनको उपलब्ध कराने का इनका एक प्रोग्राम रहा है, इनका एक पहल रहा है। और इसके लिए इन्होंने एक वन स्टॉप सेंटर की तरह इस कार्यक्रम को अपनाया है। और इसमें किसानों की जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी की कमी या उन्नति की कमी, इन सभी के लिए जो है ना प्रौद्योगिकी की कमी या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह की कमी, इन सभी के लिए उन्होंने ये एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक क्या है? तो बाउंस बैक है ना एक जागरूकता की ये एक बात है। ये है क्या कि विभिन्न जो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा लोगों को बिहार के कई सारी भाषाएं हैं, जैसे कि मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, मैथिली, इन सभी भाषाओं के लिए के अंदर जो है ना लघु जागरूकता फैलाने के लिए क्लिप तैयार करने का इसके अंदर रखा गया है। और इससे कई सारे लोग, बिहार के जो लोग हैं, उनको यहाँ की जो भाषाएं हैं उसके बारे में क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का ये जुलाई मंथ का बिहार करंट अफेयर्स। इसमें हमने आपको सारे लगभग टॉपिक्स जो थे उनको कवर किए हैं और आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जुड़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।